वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 का सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 6512 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो सेट 1 है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने उसका कंप्लीट डिस्कशन किया था। अब जो सेट 2 है इसके अंदर मेजर ऑफ द क्वेश्चन सेम है। हम यहाँ सेट 2 के अंदर केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 में यहाँ क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की? वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे। तो यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x ओवर x। नाउ इसको आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो p की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1 बाई एक्स, q की वैल्यू आ गई x की पावर 4 माइनस 3x अपॉन x। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास वो होता है e की पावर p dx। तो e की पावर p यानी कि माइनस का 1 अपॉन एक्स dx और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। अब अगर ये माइनस साइन यहां से चला जाए तो e से log कैंसिल हो जाएगा। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि n log m, यानी यहां log के बाहर पावर है तो वो फंक्शन की पावर बन जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि फंक्शन की पावर है तो वो आगे आ जाती है। ये माइनस 1x की पावर बन जाएगा, e की पावर log x की पावर माइनस 1। ये कैंसिल हो गए, यहां पे बचा x की पावर माइनस 1। यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो x की पावर माइनस 1 यानी ऑप्शन सी को आप यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 है इफ aij एंड aij, जो स्मॉल aij है वो डिनोट कर रहा है एलिमेंट को, एंड जो कैपिटल aij है वो डिनोट कर रहा है कोफैक्टर को। तो वो कह रहा है इस टर्म की वैल्यू आप यहां पर बता दीजिए यूजिंग दिस मैट्रिक्स। आप समझो कि यहां पर a11 की वैल्यू क्या है? a11 इज 2, a12 हमारे पास क्या है? -3, a13 हमारे पास क्या है? 5 है। यदि मैं ये कोफैक्टर्स और निकाल करके इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो मुझे इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम सबसे पहले कोफैक्टर निकाल रहे हैं a21। कैसे निकालते हैं? -1 की पावर 2 प्लस 1, 21 है यहां पर। इस रो इस कॉलम को लीव कर देंगे, क्या बचा? -3, 5, 5, -7। तो यहां पे -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा, 21 माइनस 25, माइनस का 4 ये बन गया प्लस का 4। इसके बाद a22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2, 5, 1, 7। -1 की पावर इवन नंबर प्लस का 1 आएगा, 14 माइनस 5 इज 9 हमारे पास आ गया। नाउ a23 निकालेंगे
तो -1 की पावर 2 + 3, इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचा 2 - 3 1 5, ये नेगेटिव आएगा, 5 2 = 10 एंड प्लस का 3, दैट इज ऑफ -13। नाउ लेफ्ट हैंड साइड है A11 A21 A12 A22 A13 A23, सभी की वैल्यू यहां रखेंगे। A11 है हमारे पास 2, A21 है हमारे पास 4, A12 है हमारे पास -3 और ये है हमारे पास A22 इज 9, A13 है हमारे पास 5 एंड A23 है हमारे पास -13। तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस A22 2 5 1 और ये -7 है यहां पर, तो ये आ जाएगा -14 -19 ये हो जाएगा यहां पर, तो -19 यहां पर पुट करेंगे आप। तो ये हो गया आपके पास 8 एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये बनेगा प्लस का 57, ये माइनस का 65। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे आएगा 65 - 65 इज इक्वल टू 0। यानी जब आप सारी वैल्यूज यहां पुट कर रहे हो ना, तो जिस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आ रही है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। यहां पे हम केवल ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर यहां पे मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 13 को आप देखिए। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए है आपके पास, उसमें x एलिमेंट है और x इंटीजर्स से है और 0 से 10 तक के इंटीजर्स। यानी कि आप यहां देखें तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 10 तक के सारे नंबर्स उसमें इंटीजर्स उसके अंदर हैं। इस पर एक R डिफाइंड है, किस तरीके से कि इसमें x, y टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आएगा जब x और y इक्वल है। यानी R में आएगा 0, 0, क्योंकि 0 केवल 0 के ही इक्वल हो सकता है। 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा एंड इसी तरीके से अप टू 10, 10 यहां पर आएगा। अब वो कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज इज। यहां पर कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हो सकती हैं? आप समझो, जितने उसमें एलिमेंट है ना, उतनी ही इक्विवेलेंस क्लासेस वहां पर निकाली जा सकती हैं। जैसे हम कहें कि हम 0 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में केवल 0 आएगा। 0 किसके साथ रिलेशन रखता है? केवल 0 के साथ, तो 0 की इक्विवेलेंस क्लास में 0 आएगा। आप 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो उसमें 1 आएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही 10 की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो 10 आएगा। अब टोटल आप ये नंबर काउंट करेंगे 10, तो ये हो गए एंड 11 0, यानी आप 11 इक्विवेलेंस क्लासेस यहां पर निकाल सकते हैं। तो यही ऑप्शन यहां पर आपको टिक करना है कि हम इसके लिए 11 इक्विवेलेंस क्लासेस यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 देखिए। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो x है वो 0 और 3 के बीच की वैल्यूज हैं। दिस फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा उसने डिफाइन कर रखा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि कितने पॉइंट्स पर? इन वैल्यूज में 0 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो इसके बीच में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिन पर ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा? आप समझो, इसको थोड़ा समझ लें। इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर आप 0.6 रखोगे
तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू आती है, छोटा इंटीजर 0 है तो वैल्यू 0 मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हो तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी। 1.6 रख रहे हो तो 1.6 जो है वो 1 और 2 के बीच की एक वैल्यू है, तो यहाँ पे छोटे वाला इंटीजर 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज हमें देता है। अब मैं इन जनरल बात करता हूं इस पर, उससे ये भी हो जाएगा। हम मान रहे हैं लेट a बिलोंग्स टू z, a कोई क्या है, इंटीजर है। तो हम a पर इसको क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं। एट x इज इक्वल टू a, LHD हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। fx तो है हमारा यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये a हो गया, एंड यहां पर x माइनस a। नाउ हम पुट करेंगे x को a माइनस h एज h टेंड्स टू 0। अब मैंने क्योंकि बोला जो a है, a आपका एक इंटीजर है, एक इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 है, 2 है या फिर 3 है, ऐसी कोई वैल्यू है। तो यहां पर हम पुट करेंगे a माइनस h, यहां पे आएगा a माइनस h, ये तो a ही हो जाएगा। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो खुद होता है, a माइनस h माइनस a। अब आप समझो कि 1 में से मान लो आपने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 0.9 समथिंग, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप जिस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कुछ, उससे छोटी वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो a माइनस h में से हम कुछ a में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आएगा a माइनस 1 माइनस a अपॉन माइनस h। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जैसे आपके पास है 1 माइनस समथिंग, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब 0 पॉइंट चाहे कुछ भी हो, वैल्यू इसकी 0 मिलेगी। यानी आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको ये वैल्यू मिलेगी। यानी आप यहां a में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो a में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। a से a कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, और ये होगा नॉट डिफाइंड। यानी आप RHD, अब इसका कुछ भी आ जाए, हमें निकालना भी नहीं, RHD चाहो तो निकाल भी सकते हो, वरना ये यहां पे कहोगे कि RHD ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो LHD के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि LHD तो डिफाइंड ही नहीं है। RHD भी आप निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, fx क्या है हमारे पास, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, माइनस a अपॉन x माइनस a। हम x को पुट करेंगे a प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और a प्लस h, इसकी वैल्यू तो सेम आ जाएगी, a प्लस h माइनस a, ये कैंसिल हो गया। a में कुछ ऐड करोगे, जैसे 1 में कुछ ऐड कर दिया तो वो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा एंड वैल्यू रह जाएगी 1, तो ये बन जाएगा a। ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस a अपॉन h, यानी कि 0 वैल्यू आ गई। अब आप समझो कि LHD इज नॉट डिफाइंड, RHD की वैल्यू आ गई 0। अब आप कहेंगे कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि a की उस वैल्यू के लिए, a की उस वैल्यू के लिए जो इंटीजर से है, जो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कोई भी ले लो आप। अब जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं, यानी जैसे 1.1 है या 0.1 है, उस पर हम एक पर चेक करके देखते हैं, वही केस सभी के लिए होगा। एट LHD निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे आएगा 0 माइनस 1, यहां पे आएगा x
माइनस 0.1 अपॉन यहाँ पे आएगा x माइनस 0.1। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एज h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा 0.1 माइनस h, ये माइनस का 0.1 ही है, और ये 0.1 माइनस h माइनस का 0.1। अब 0.1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो वो 0 पॉइंट ही सम वैल्यू रहेगी, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 0.1 माइनस यहाँ पे आ गया 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 0 अपॉन माइनस h। इसको सॉल्व करने पर भी 0 आएगा और ये कंप्लीट वैल्यू 0 आ गई। RHD इस पर निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0.1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा 0.1 माइनस, यहाँ तो x होगा 0.1 अपॉन x माइनस 0.1। अब x को पुट करेंगे आप 0.1 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0.1 प्लस h माइनस 0 अपॉन 0.1 प्लस h माइनस 0.1। तो यहाँ पे 0.1 में कुछ ऐड करोगे, छोटी है, h एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो ये 0.1 रह जाएगा और ये आएगा 0 माइनस 0 अपॉन h, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 0 आ गया, यानी LHD इज इक्वल टू RHD। तो हम क्या कह रहे हैं कि वो वैल्यूज जो इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है, उन सभी पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हमारा क्वेश्चन था कि 0 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स पर ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 0 और 3 के बीच में 1 और 2 ही दो ऐसी वैल्यूज हैं जो इंटीजर्स हैं, यानी इन पर ही ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसके अलावा जो वैल्यूज आएंगी ना, वो पॉइंट वाली, फ्रैक्शन वाली आप कह सकते हो, उन सभी पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये पॉइंट है कितने, ये है 2, यानी कि आप 2 ऑप्शन बी को आप यहां टिक करोगे। माइंड में क्या रखना है कि इंटीग्रल वैल्यूज पर ही डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसके अलावा जो भी वैल्यूज होती हैं उन सभी पर ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसके बाद क्वेश्चन 18 है कि आपको 0 टू a 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है वो इक्वल दे रखा है π/6 के, तो आप यहां पर a की वैल्यू बता दीजिए। आप समझें कि यहां एक सीधा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इस 4 को थोड़ा कन्वर्जन करके। 0 टू a 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू π/6। वी नो दैट कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहां पे 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो यहां आएगा नहीं क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। 0 टू a इज इक्वल टू π/6। अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर, तो 1/2 tan इनवर्स a/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0। अब tan 0 किस पर होता है, tan 0 होता है हमारा 0 पर, यानी कि यहां पर जो ये 0 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं tan 0, ये जो अंदर 0 है इसको हम tan 0 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 0 भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहां पर अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 0, ये कंप्लीट 0 बन गया। 1/2 tan इनवर्स ऑफ a/2 इज इक्वल टू π/6। 2 से 3 टाइम्स tan को इधर ले गए, tan π/3 यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3, इस 2 को इधर ले आएंगे
तो 2√3, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2√3 हमारे पास यहाँ पे आ गई है। सिंपली आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जैसे ही इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, a की वैल्यू निकालने के लिए नेसेसरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन 24 का a पार्ट देखिए, इफ y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस वाई, तो हमें प्रूव करना है कि जो dy बाई डी एक्स है वो आपका साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y के इक्वल है। तो उसके लिए आप इसको मान लें 1। अब 1 में स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहां हो गया y स्क्वेयर, अब स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos x प्लस वाई, y वाली टर्म्स को एक तरफ ले लें आप, यहां पे आ गया cos x। नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पहले पावर का करेंगे 2y, फिर y का हो गया dy बाई डी एक्स, और यहां y का हो गया dy बाई डी एक्स, और cos x का हो गया माइनस साइन x। दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहां पे आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। इस माइनस साइन को यहां ले आएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे एंड ये बन जाएगा 1 माइनस 2y। तो यहां पर जो dy बाई डी एक्स है वो आ गया साइन x अपॉन 1 माइनस 2y, और हमें यही यहां पर प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। सिंपल लॉजिक हमें लगाना है कि पहले स्क्वेयरिंग करनी है, फिर y वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आना है एंड सिंपल डिफरेंशिएशन करते ही वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके b वाला पार्ट देखिए, शो दैट fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, कि ये इसकी डोमेन के सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब मॉड्यूलस फंक्शन की डोमेन क्या है, यानी कि आप x की क्या वैल्यू रख सकते हो, x की यहां कोई भी वैल्यू रख सकते हो, x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, तो हर रियल वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल है, हमें ये दिखाना है। तो पहले तो हम इस fx को ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करते हैं, मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू आ गई 0, यानी व्हेन x इज लेस देन 0, यानी जब नेगेटिव वैल्यू आप रखोगे। आप समझो कि मॉड्यूलस का काम क्या होता है कि अंदर से जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव करना मॉड्यूलस का काम होता है। तो यहां पर मान लो अंदर से माइनस का 2 है, तो इस मॉड्यूलस को हम माइनस में ब्रेक कर लेते हैं ताकि ये अंदर से आ रहे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना दे। तो यहां पर ये बन जाएगा माइनस ऑफ x का क्यूब, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम यहाँ कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाएं, तो ये बन जाएगा x क्यूब। आप ऐसा भी लर्न रख सकते हैं कि जब अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस साइन नेगेटिव साइन में ब्रेक होगा, और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो प्लस साइन में ये ब्रेक होगा। अब 0 पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, एंड यहां पर जरा चेक करिए, LHD हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। LHD के लिए फंक्शन वो होगा जहां पर आपका x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 यहां पर, तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस का x क्यूब, fx तो है माइनस का x क्यूब, f0 कितना आ जाएगा, f0 आ जाएगा 0 अपॉन x माइनस 0। यहां पे अब आप पुट कर दोगे x को 0 माइनस h
एज h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 0 माइनस h का क्यूब अपॉन 0 माइनस h। तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, h क्यूब अपॉन h। तो यहाँ पे आ गया h स्क्वायर, यानी कि अब आप यहाँ पे ना h के प्लेस पर रखोगे वैल्यू तो ये 0 बन जाएगा। h स्क्वायर में h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 बन गया आपका यहाँ पर। अब RHD को निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx क्या रहेगा, x क्यूब रहेगा, x क्यूब, और f0 की वैल्यू 0 हो जाएगी अपॉन x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x क्यूब अपॉन x, यानी यहां x स्क्वायर बच गया। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस h का स्क्वायर, और h के प्लेस पर 0 रखोगे तो 0 आ गया, इज इक्वल टू LHD। हैंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर fx डिफरेंशिएबल है। और व्हेन, जब आपका x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर ना होने का मतलब 0 से छोटी वैल्यूज पर, ये माइनस का x क्यूब है यानी एक पॉलिनोमियल, और 0 से बड़ी वैल्यूज पर भी ये क्या है, x क्यूब यानी कि एक पॉलिनोमियल। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, fx बीइंग अ पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल, बीइंग ए पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल। और हमने हमारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। वो कह रहा था कि डोमेन की हर वैल्यू पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो हमने 0 पर दिखा दिया, और 0 के अलावा जो रियल नंबर्स हैं उन सभी पर हमने इसको डिफरेंशिएबल शो कर दिया है। तो यहां पर इस तरीके से आपको इसे करना है। इसके बाद क्वेश्चन 25 देखिए। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है, उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हमें निकालनी है। और fx क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल टू 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, और जो x है वो आपका 0,1 से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो f डैश x क्या आ जाएगा, यहां 12 पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम करेंगे तो ये बन गया 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 और x की पावर -2/3, ये आ गया 16x की पावर 1/3 माइनस यहां पे आ गया 2 अपॉन, ये आ गया 2 अपॉन x की पावर 2/3। दिस इज, अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा x की पावर 2/3, एंड यहां पर आप चेक करें तो ये दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 1/3 इंटू प्लस 2/3 ये हो जाएगा 3/3 यानी कि x। तो ये आ गया 16x माइनस 2। फोर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x, हमें f डैश x को 0 के इक्वल रखना होगा, यानी 16x माइनस 2 अपॉन x की पावर 3/2 को 0 के इक्वल। अब यहां से ये टर्म 0 के इक्वल कब हो सकती है, ये देखो डेनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी न्यूमरेटर वाली वैल्यू ही यहां पर 0 है। 16x माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
16x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/8 यहां पर आ गया। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो x की वैल्यू है प्लस जो इंटरवल आपको दे रखा है उसके सबसे लोएस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें फंक्शन के अंदर रखनी होती है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले f0। फंक्शन में x के प्लेस पर 0 रखोगे तो कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि x प्रेजेंट है। f ऑफ 1/8 निकालोगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर 3। ये जो 1/8 है इसको 1/2 की पावर 3 लिख दिया एंड इसकी पावर 4/3 माइनस यहां पर भी 1/2 की पावर 3 एंड इसकी पावर 1/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 की पावर 4 बनेगा यहां पर आपका 16 माइनस यहां पे भी कैंसिल हो जाएगा और ये 6 इंटू 1/2 3 हो गया। ये हो गया 3/4 माइनस 3 यानी यहां 3 माइनस 12/4 यानी माइनस का 9/4। इसके बाद f ऑफ 1 निकालेंगे हम तो f ऑफ 1 आएगा 12 इंटू 1 की पावर 4/3 एंड 6 इंटू 1 की पावर 4/3। ये आ गया 6। अब आप यहां पर देखें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है ये। जीरो मिनिमम नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी यहां पर प्रेजेंट है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ये और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ये। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स एक से ज़्यादा आते तो वो सभी हमें यहां रखने थे, प्लस जो इंटरवल आपको दे रखा है उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको यहां रखनी होती है। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लस ये 2 पॉइंट्स फिक्स्ड है। फिर जिस पर मैक्सिमम वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जिस पर मिनिमम वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहां पर होती है। क्वेश्चन 27 देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें निकालना है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2xy। अब यहाँ पर जब भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम चेक करते हैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप चेक करें तो सभी सेम डिग्री में यहाँ प्रेजेंट हैं तो ये एक होमोजीनियस है। बट चेक करने का तरीका क्या है, इसे हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं इस dy/dx को। अब यहाँ x के प्लेस पर तो हम क्या रख देते हैं, x को सब्सटीट्यूट कर देंगे लैम्डा x एंड y को सब्सटीट्यूट कर देंगे लैम्डा y। तो फंक्शन बन जाएगा लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर x स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर y स्क्वेयर अपॉन 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले लिया और यहां नीचे से भी लैम्डा स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा 2xy। यानी कि जो f ऑफ एक्स वाई है वो लैम्डा की पावर 0 और ये पूरा f ऑफ एक्स वाई बन गया। यानी कि अगर f ऑफ यहां लैम्डा x लैम्डा y लिखेंगे, f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा की सम पावर f ऑफ एक्स वाई के इक्वल बन जाए तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आप बोलेंगे विच इज ए
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम पुट करते हैं y को vx, विच इम्प्लाइज कि जो यहां से dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या होगा? v सेम x का 1, x सेम v का dv ओवर dx, और यहां पर आप इसमें रखोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। ऊपर से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वी स्क्वेयर, और नीचे से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो 2v। ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v। नाउ यहाँ आप देखें तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप चेक करें तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो उनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होंगी। यानी कि जो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स है वो आपका इक्वल होगा 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v के। अब इस v को इस तरफ ले आइए तो यहां पे आ गया x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 2v माइनस v। एलसीएम ले लेंगे तो 2v 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर, दैट इज 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन 2v। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करें, v वाली टर्म्स को इस तरफ और x वाली टर्म्स को इधर ले आएं। 2v डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे है dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो गया? दिस इज 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। आप समझो कि 1 माइनस वी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2v, तो अगर मैं यहाँ माइनस साइन लगा लूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस को हम इधर ले गए। आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों तरफ माइनस ले लिया। अब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, और जब ऐसा केस हो कि नीचे फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log f(x) प्लस c। तो यहां आ जाएगा log 1 माइनस वी स्क्वेयर माइनस का log x, और जो कांस्टेंट है उसे भी आप log में ले लेना क्योंकि सारी वैल्यूज log में आ रही है। कांस्टेंट आप c भी ले सकते हो, log c भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इसको इधर ले आइए तो यहाँ आ गया log 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस log x इज इक्वल टू log c। अभी हम यहाँ एक फॉर्मूला जानते हैं कि log m प्लस log n जो है इक्वल होता है log mn के। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू log c। ऐसा कह सकते हैं कि log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया x, और v की जगह वैल्यू आप रख दोगे y बाई एक्स, तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे आ गया x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c। एक पावर बची, इस x को इधर ले आएंगे, सो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। और यही हमारा क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। तो आप समझे, पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक किया है कि ये आपकी होमोजीनियस है भी या नहीं है। आफ्टर दैट हम y को vx रखते हैं, फिर दोनों के dy बाई डी एक्स को कंपेयर करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं, इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू हमें मिलती है वो ही उसका क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन 28 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली
हमें इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है, जहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं आपके। अब यहां पर हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन का ग्राफ बनता है, ना कि इनइक्वालिटी का। जब आप यहां x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 4। इसके बाद ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का x को 0 रखोगे तो y 6 और y को 0 रखोगे तो x 2। इसके बाद थर्ड इक्वेशन का ग्राफ दैट इज x y, x 0 तो y 4, y 0 तो x 4, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ इसका ग्राफ बनाते हैं हम, किस तरीके से बनेगा। दिस इज x, दिस इज नेगेटिव x, दिस इज नेगेटिव y एंड दिस इज y। अब जनरली वैल्यू 6 तक जा रही है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट 0,2 तो यहां पर है x 0 y 2, x 4,0 यहां पर है। इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है एंड दैट लाइन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसके बाद x 0 y 6 यहां पर, x 2,0 यहां पर, इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है एंड दैट लाइन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसके बाद 4,0 एंड यहां पर इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है। दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब हमें फिजिबल रीजन बनाना होगा कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। उसको कैसे बनाते हैं, ये पहले वाला कांस्टेंट ले लो x प्लस 2y एंड इक्वल टू का साइन छोड़ दें, जो इनइक्वलिटी का साइन है वो आप यहां ले लो। अब यहां ओरिजिन देखो सभी के लेफ्ट में है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ओरिजिन को यहां रख दो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 4 एंड 0 इज ग्रेटर देन 4, तो 0 4 से बड़ा होता है। ये बात सही है, ये गलत है। यानी इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो x प्लस 2y यानी इस लाइन का अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के दूसरी तरफ होगा। अब सेकंड वाली को चेक करेंगे, 3x प्लस वाई इज लेस देन 6, 0 प्लस 0 इज लेस देन 6, 0 इज डेफिनेटली सही बात है, यानी इसका ओरिजिन की तरफ होगा। दिस लाइन इज 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज दिस लाइन, दिस लाइन, ये लाइन है। इसके बाद यहां पुट करोगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, यानी इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा। अब आप चेक कर लो कौन सा फिजिबल रीजन बन रहा है। दिस इज द फिजिबल रीजन। हम इसे थोड़ा शेड करें, ये फिजिबल रीजन आपका यहां बन रहा है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स को आप चेक करो, तो ये कॉर्नर पॉइंट तो है इसका 0,2, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,4। ये दो कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ निकालने होंगे और ये किन लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ज़रा देखिए आप। ये लाइन है 3x, दिस लाइन इज 3x प्लस वाई, ओके दिस लाइन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x 3x प्लस वाई और इसका, दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये आ गया 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का 5y माइनस का 6, यानी y आ गया 6/5। अब इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 12/5, यानी 20 माइनस 12/5 इज 8/5। यानी ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारे पास 8/5, 6/5। इसके बाद इसको आप चेक करें तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड ये है x प्लस, दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 2x इज इक्वल टू -2, x तो आ गया 1, x 1 यहाँ रख दोगे तो y आएगा 3, यानी दिस पॉइंट इज 1,3। आपको चेक कर लेना है, जो भी दो लाइंस है ना उन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को हम z के अंदर रखेंगे, z एट 0,2, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 इंटू 2 इज 8, z एट 0,4 यानी 0 प्लस 4 इंटू 4 इज 16, z एट 1,3 इज 5 प्लस 4 इंटू 3, यानी कि ये आ गया 4 इंटू 3, यानी 12 प्लस 5 इज 17। z एट 8/5, 6/5, तो 5 इंटू 8/5 प्लस 4 इंटू 6/5। इसको कैंसिल नहीं करना, एलसीएम सेम रख लो। यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 24, यानी 64/5। और आप इसको देखें तो ये वैल्यू सम आपकी 12 पॉइंट समथिंग आएगी, यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी। तो z जो है वो मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम इज एट 13। आप बोलोगे z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 17 है। तो करना कैसे है, पहले जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है उनका ग्राफ बनाया, आफ्टर दैट हम ये चेक करते हैं कि फिजिबल रीजन क्या है, फिर उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं, एंड उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को z के अंदर आप सब्सटीट्यूट करके चेक कर लेंगे कि किस पर मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वो पूछ रहा है वो वैल्यू आ रही है। नाउ क्वेश्चन 32 का ए पार्ट देखिए, हमें आई क्या दे रखा है, 0 to π/2 e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx हमारे पास यहाँ पर दे रखा है। अब समझें कि जब भी e की पावर x आए ना तो टर्म कुछ ऐसी बनेगी, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और इसका सीधा आंसर होता है e की पावर एफ एक्स प्लस सी। बट हमें ये इस तरीके से लाना होगा फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन। तो यहां ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2, और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। दोनों ही फॉर्मूले हम यहां लिख देंगे कि बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो भी एंगल यहां है उसका हाफ यहां हो जाता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी एंगल का हाफ हो जाता है। एक बार इसको इसके अपॉन में लिखेंगे, एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे, तो यहां आ गया 0 to π/2 e की पावर x 1/2, या फिर इसको आप यहां थोड़ा इधर लिखो, 1/2 प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx।
ज़रा चेक करिए, 2 से 2, कॉस से 1 पावर, साइन अपॉन कॉस हो गया 10 x/2 और यहां पे आ गया 1/2 sec स्क्वायर x/2। आप चेक कर लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म है। अब हम वही मेथड लगाएंगे, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 0 से π/2 e⁻x 10x/2 dx, और जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म है उसको हमें कुछ नहीं करना, उसको सेम रखना है, उसका इंटीग्रेशन भी नहीं करना आपको, केवल यहां करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इन फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहां लिमिट लग जाएगी 0 to π/2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, e⁻x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e⁻x, यहां पे आ गया dx और ये प्लस में 1/2 0 to π/2 sec स्क्वायर x/2 e⁻x, यहाँ पे e⁻x भी मल्टीप्लाई होगी, ये कैंसिल हो गया। हमने इसको इसीलिए टच नहीं किया क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचा ये वाली वैल्यू, दैट इज 10x/2 e⁻x 0 to π/2। अपर लिमिट को पुट करेंगे, यहां आ गया 10π/2/2 इज π/4 e⁻π/2 माइनस 10 0 e⁻0, 10 0 0 होता है, 10π/4 1 यानी e⁻π/2 माइनस 0 इज e⁻π/2, यानी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू e⁻π/2 आती है। अब आप समझो कि ये क्वेश्चन ना MCQ में भी आ जाता है। अब MCQ में आप इतना तो करेंगे नहीं कि हर बार उसको सॉल्व करें, तो जनरल माइंड में रखें कि अगर ऐसी टर्म हो e⁻ फंक्शन प्लस में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा हो तो सीधा आपको करना होता है e⁻x लिखो, उस fx को लिखो और यही इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है। यहां देख लो, फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आया e⁻x इनटू फंक्शन। सीधा MCQ में सीधा यूज करेंगे, क्वेश्चन आता है तो तरीके से सॉल्व करना है। फिर आप क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए, आई हमें दे रखा है π/6 to π/3 sin x प्लस cos x रूट sin 2x। यहां पर यदि हम sin x माइनस cos x को t पुट कर दें तो ये ऊपर वाली टर्म sin x प्लस cos x dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा, यानी ऊपर से ये टर्म चली जाएगी। बट आप बोले सर पुट करने के लिए टर्म भी तो होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, या फिर कहीं भी होनी चाहिए, तो हम ये बना लेंगे। कैसे बनाएंगे जरा चेक करिए, π/6 to π/3। आपको माइंड में रखना है कि जब sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x की टर्म आए ना तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है। कैसे जरा चेक करें, sin x प्लस cos x dx, यहां पर हमने 1 को ऐड और 1 को सबट्रैक्ट कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। अब मैं इस टर्म को ना थोड़ा यहां सॉल्व करता हूं जिससे क्वेश्चन सिंपल हो। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन 2x हो गया। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 कॉस, यहां पे लिखते हैं इसको 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा, एंड 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया आपका 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तो ये सारा एडजप्शन हम यहाँ कर लिया
और इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन आपने यहां देख ली। π/6 to π/3 sin x प्लस cos x dx अपॉन √1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर। अब हम पुट कर देंगे, पुट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t। sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का sin x dx इज इक्वल टू dt। ये हो गया। अब ये ऊपर वाली टर्म तो चली गई, बट जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो इन द डेफिनेट इंटीग्रल तो यहां पर जो ये लिमिट्स हैं वो भी चेंज होंगी। व्हेन x इज इक्वल टू π/6 तो t क्या आ जाएगा, sin π/6 माइनस cos π/6। साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, ये होता है √3/2, यानी 1 माइनस √3/2। एंड यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू π/3 तो t होगा साइन π/3 माइनस cos π/3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 माइनस ये होता है 1/2, यानी √3 माइनस 1/2। इनफैक्ट यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो ये भी इसके जैसा बन गया। तो नई लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई, नई लिमिट्स आ गई माइनस √3 माइनस 1/2 और √3 माइनस 1/2, और यहाँ पे आ गया 1/√1 का स्क्वायर माइनस t² dt, यानी 1/√a² माइनस x²। 1 माइनस x² किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ t के इक्वल होता है, और लिमिट है माइनस √3 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2। अपर लिमिट पुट कर देंगे, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3 माइनस 1/2। अब क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और यहां पे आ गया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। सेम टर्म है तो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। आप बोलें सर वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो जो ये वैल्यू है वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो आपको एज इट इज़ यहाँ पर लीव कर देना है। बट ये माइंड में रखना है कि न्यूमरेटर वाली टर्म एलिमिनेट तभी होगी जब आप sin x माइनस cos x को t सब्सटीट्यूट करोगे, और sin x माइनस cos x को t रखने के लिए आपको sin x माइनस cos x यहाँ बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर तो क्वाइट इजी प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो अप करनी है। क्वेश्चन 34 देखिए, इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर एज फॉलो। एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स की इक्वेशंस हमें ये दे रखी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। तो BD डायगोनल की हमें इक्वेशन निकालनी है। जैसे मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, दिस पैरेललोग्राम इज ABCD। तो हमें ये BD डायगोनल की इक्वेशन है निकालनी है। अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और उस पर 2 पॉइंट हमें मिल जाएं तो हम उस लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे B के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो मैं इस BD डायगोनल की जो इक्वेशन है वो निकाल पाऊंगा। आप यहाँ देखो तो जो B है वो AB और BC इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम कैसे करेंगे, AB और BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसको तो सम लैम्डा के इक्वल मान लिया, इसको मान लिया म्यू के इक्वल। तो अब इसको इसके इक्वल रखना है बारी बारी, तो ये 1 इधर जाएगा तो लैम्डा
-1, y आएगा आपके पास -2 लैम्डा प्लस 2, z आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, be the coordinates of any point on line AB for some value of lambda। हमने मान लिया for some value of lambda these are the coordinates हमने मान लिया कि सम लैम्डा की सम वैल्यू के लिए इस बी के कोऑर्डिनेट हैं। ये ए बी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा हमने बोल दिया कि ये इस बी के कोऑर्डिनेट हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हमारे पास क्या आ गए? वो आ गए लैम्डा -1 एंड 2 - 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा प्लस 1, यानी ए बी से तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसको म्यू के इक्वल रखा है तो x इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1, ये 3 इधर आएगा, 3 म्यू हो गया, 1 इधर आके प्लस का, बारी बारी अलग अलग इसको इक्वल रखेंगे। तो y इज इक्वल टू -5 म्यू -2 एंड z इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 5। Be the coordinates of any point on BC. Be the coordinates of any point on BC for some value of mu these are the coordinates of B। हमने ऐसा बोल दिया कि ये इस B के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पे हमारे पास आ गया 3 म्यू प्लस 1 -5 म्यू -2 3 म्यू प्लस 5। अब क्योंकि ये दोनों ही B के कोऑर्डिनेट हैं तो आपस में इक्वल होंगे, तो ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी लैम्डा -1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1। अब यहां से 2 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू -5 म्यू -2। अब आप समझो कि तीसरी इक्वेशन भी बन जाएगी, बट हमें नीड नहीं है। हमारे पास लैम्डा और म्यू में 2 इक्वेशन आ गई। सॉल्व करके हम लैम्डा म्यू निकाल लेंगे। लैम्डा और म्यू दोनों को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, या तो लैम्डा निकाल लो या फिर म्यू निकाल दो, और म्यू मिल जाए तो यहाँ, लैम्डा मिल जाए तो यहाँ रख दो और आपके पास बी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही बी के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ आपके पास आ गया लैम्डा -3 म्यू इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट। यहाँ पे माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5 म्यू इज इक्वल टू -2 यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर आके ये प्लस का 4। चेक करिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसे, दिस इज फर्स्ट, और इसमें से इसको सेफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आ गया माइनस का म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0। आगे कुछ करना ही नहीं, लैम्डा बेसिक से ना निकालें, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, म्यू की वैल्यू यहाँ रख दो। सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? म्यू 0 तो 1 -2 और 5, ये इस b के कोऑर्डिनेट आ गए 1 -2 5। हमने b के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। सेम मेथड से हम d के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ जो d है वो आपका AD और DC का, AD और CD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसको हम लैम्डा के इक्वल और इसको म्यू के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल टू -2 लैम्डा -7, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 8 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट
ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन सी डी। हमने बोल दिया कि ये इस लाइन सी डी पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। हमने बोल दिया कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, लैम्डा +4 -2 लैम्डा -7 एंड 2 लैम्डा +8। अब इसको देखिए, यहां से x की वैल्यू आएगी x = 3 μ + 2 एंड y की वैल्यू आएगी -5 μ -3, z की वैल्यू आएगी 3 μ + 4। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन डी ए, कि डी ए पर ये किसी के कोऑर्डिनेट है। फॉर सम वैल्यू ऑफ म्यू दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, यानी ये भी डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब दोनों ही डी के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपस में इक्वल भी होंगे। तो यहां से लैम्डा +4 इक्वल आ गया 3 μ + 2 के, एंड यहां से आपका -2 लैम्डा -7 इक्वल आ गया -5 μ -3 के। तो यहां से लैम्डा -3 μ इज इक्वल टू -2, दिस इज थर्ड मान लो आप, -2 लैम्डा +5 μ, ओके देयर इज सम मिस्टेक, -2 लैम्डा -7 है ये, -2 लैम्डा +5 μ इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर आप चेक करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 लैम्डा -6 μ -4, यहाँ पे माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 5 μ इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का म्यू इज इक्वल टू 0, यानी म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू 0 आ गया। अब म्यू 0 यहाँ रख देंगे तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 -3 4, यानी इस डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 -3 4। एंड वो इससे आगे आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी। इस बी डी डायगोनल के आपको क्या निकालने हैं, इक्वेशन। बी और डी के कोऑर्डिनेट्स मिलके क्वाइट इजी टास्क है। इक्वेशन ऑफ बी डी इज गिवन बाई, कौन सी इक्वेशन से निकालते हैं हम, x - x1 y - y1 अपॉन z - z1 अपॉन x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1। दिस इज 2-point form to find the equation of a line। तो यहाँ x1 y1 z1 तो है b के कोऑर्डिनेट्स, यानी x -1 और ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड z -5। अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 इज 1, -3 ये प्लस का 1 हो जाएगा, दिस इज -1 एंड 4 - 5 इज -1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी डी। ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है वो ए सी के लिए, तो फिर आपको ए और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तरीका सेम रहने वाला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ता है, इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करना पड़ता है, और फिर लैम्डा या म्यू कोई भी एक वैल्यू निकाल करके पुट करते ही हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। और जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे फिर उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई दम यहाँ पर नहीं है। इसके साथ हमने सेट 2 के जो क्वेश्चन सेट 1 से डिफरेंट थे सभी को कवर कर
लिया है। अब जो इसमें केस स्टडी या फिर जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आप सेट 1 वाली वीडियो में देख लेंगे, वो सभी वहां पर क्या हैं, सेम है।